बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जी क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द chapters exercise of daffodils. So without any time wasting, let's start our lecture. और बेटे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको कहीं भी किसी भी परेशानी का सामना है तो कमेंट बॉक्स में बिला झिझक आप मुझसे पूछें ताकि मुझे पता लगे कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आई है या नहीं आई। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके पेज नंबर 34 पे कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं और मैंने ऑलरेडी उनको जो है वो येलो जो है वो कलर से इनको मैंने हाईलाइट किया है ताकि इन एमसीक्यूज के जो आंसर्स है वो आपको साथ साथ ही पता लगते रहे। तो चलिए जी पढ़ते हैं। हमारा पहला जो एमसीक्यूज है वो करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द डैफोडिल्स। इसका जो है वो डैफोडिल्स का प्राइमरी थीम क्या है। द ब्यूटी ऑफ नेचर है जी इसका प्राइमरी थीम, क्योंकि वो सारी जितनी भी पोएम है उसने कुदरत की खूबसूरती ही जो है डैफोडिल्स ने बयान की हुई है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 के व्हाट नेचुरल एलिमेंट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू बिगिनिंग ऑफ द पोएम। के पोएम के स्टार्ट में जो है वो पोएट ने अपने आप को कौन से कुदरती एलिमेंट से कंपेयर किया है। अ ट्री, अ रिवर, अ क्लाउड, अ माउंटेन। तो उसने जी अ क्लाउड से अपने आप को कंपेयर किया। वो कहता है कि आई वंडर्ड लाइक एज अ क्लाउड, कि वो ऐसे घूम रहा था जैसे कि एक बादल होता है। वो आगे कहते हैं जी पॉइंट नंबर 3 के वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। उसने उस डैफोडिल्स को कहाँ देखा। बिसाइड अ रिवर, इन अ गार्डन, बिसाइड अ लेक, ऑन अ माउंटेन। तो उन्होंने जो है ना वो नदी के किनारे लाइक बिसाइड अ लेक के किनारे देखा था। तो बच्चों आगे बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 की कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स। कि उसने जो है वो डैफोडिल्स की मूवमेंट को कैसे बयान किया है। swaying in the wind, standing still, ऑप्शन सी fluttering and dancing, ऑप्शन डी falling to the ground। तो ऑप्शन सी है जी fluttering and dancing। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आप ऑप्शन नंबर 5 है जी टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म ऑफ देयर कंटिन्यूअस स्ट्रेच। उसने जो है वो किस टर्म में जो है वो डैफोडिल्स को कंपेयर किया कि वो किस तरह से फैली हुई थी। अब यहाँ पे कहते हैं कि अ फ्लोइंग रिवर, अ स्टेरे नाइट, अ लॉन्ग रोड एंड एंडलेस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आप ये कह लें कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच वो इस तरह से थी एंड एंडलेस फॉरेस्ट के वो एक ऐसा एंड जो कि ना खत्म होने वाला हो कभी। मींस कि यहाँ पर आपका ऑप्शन 5 का जो ऑप्शन है वो डी है आपका। आगे ऑप्शन नंबर 6 है कि हाउ मेनी डैफोडिल्स डज द पोएट एस्टिमेट ही सॉ एट अ ग्लैंस। तो एक ही नजर में उसने जितने भी डैफोडिल्स देखे हैं वो कितने थे, वो 100 थे, 1000 थे। तो ऑप्शन सी हमारा जी 10,000 वो 10,000 थी। आगे ऑप्शन 7 कि which word best describes the poet initial feeling before he sees the daffodil। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो है वो कौन सा वर्ड बेस्ट है डैफोडिल्स देखने से पहले जो है वो पोएट की कैसी हालत थी, कैसा महसूस कर रहा था। ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी लोनली, ऑप्शन सी एक्साइटेड, ऑप्शन डी एंग्री। तो जी ऑप्शन बी लोनली, वो तन्हा महसूस कर रहा था। आगे ऑप्शन 8 है जी हमारा कि व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन पोएट्स मूड व्हेन ही लेटर रिकॉल्स देम। कि उसका जो है ना वो जब डैफोडिल्स को याद करता, उनकी याददाश्त को देखता तो उसको क्या, उसकी मूड कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए दे मेक हिम सैड, दे मेक हिम एंशियस, ऑप्शन सी दे ब्रिंग हिम जॉय, ऑप्शन डी दे मेक हिम टायर्ड। ऑप्शन सी है जी दे ब्रिंग हिम जॉय, कि वो उसके लिए खुशी लेकर आते हैं। जी तो बेटे आगे हमारा ऑप्शन नंबर 9 है कि what phrase does the poet use to describe his reflecting moments about the daffodils। कि उसकी जो है वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी फ्रेज है जो पोएट ने इस्तेमाल की है उसका मूवमेंट को जो है वो किसके बारे में बयान करने में, डैफोडिल्स के बारे में बयान करने में। तो वो कब याद करता है, किस तरह उसका मूड होता है जब डैफोडिल्स को याद करता है। ऑप्शन ए इन अ चेयरफुल मूड, ऑप्शन बी इन अ वेकेंट और इन अ पेंसिव मूड, ऑप्शन सी इन अ थॉटफुल मोमेंट। तो बेटा ऑप्शन बी है कि इन अ वेकेंट और इन अ पेंसिव मूड। आगे हमारा जी 10 नंबर वाला जी एमसीक्यूज है कि which line from the poem best conveys the lasting impact of the daffodils on the poet। शायर के ऊपर डैफोडिल्स का कौन सा इम्पैक्ट है, लास्टिंग इम्पैक्ट जो पड़ा हुआ, लाइक कह रहे हैं कि एंडलेस ना खत्म होने वाला, कौन सा इम्पैक्ट है, कौन सा असर जो उसके ऊपर पड़ता है, कौन सी लाइन वो बयान करती है। ऑप्शन ए आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ऑप्शन बी द स्ट्रेच नेवर एंडिंग लाइन। तो बेटे यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है एंड देन माई हार्ट
विद प्लेयर फिल, कि फिर मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। तो यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। होप सो कि बेटे आपको इन एमसीक्यूज की अच्छे से समझ आई होगी। जी तो बच्चों, अब एमसीक्यूज के बाद हमारे वोकैबुलरी में वो कहते हैं फाइंड द कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ पर वो बात करते हैं कि वर्ड्स हमारे पास उन्होंने दिए हुए हैं, लॉनली, क्लाउड, फ्लटरिंग, स्प्राइटली, गेज एंड ब्लिस। अब कहते हैं कि उनके डिनोटेटिव और डेनोटेटिव जो मीनिंग्स है ना, वो बताइए कि इनके क्या बेसिकली मीनिंग्स हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इन वर्ड्स को करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि कोनोटेटिव और डेनोटेटिव जो है ना वो क्या होता है, इनका बेसिकली मतलब क्या होता है। जी तो बेटे, जैसे कि मैंने कहा कि कोनोटेटिव और डेनोटेटिव का पहले हम देख लें कि इनके मतलब क्या होते हैं। तो आपके सामने मैंने एक स्लाइड शेयर की है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कोनोटेटिव और डेनोटेटिव जो है बेसिकली होते क्या हैं। अगर सबसे पहले देखें तो लघवी मानी जो डेनोटेटिव और लघवी मानी जो डेनोटेटिव होता है और तासुराती कोनोटेटिव होता है। लाइक लघवी मानी का मतलब होता है कि वर्ड का जो है ना असल मतलब, वर्ड का असल मतलब क्या है, और क्वालिटेटिव ऐसे जो है ना ये कह लें कैसे अल्फाज होते हैं जो उन वर्ड से लेकर हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, हमारे तासुरात जुड़े होते हैं कि उस अगर वर्ड को देख ले, चीज को देख ले, तो हमारे जो फीलिंग्स उसको देख के जो फीलिंग्स हमारे माइंड में आएगी ना वो हमारी कॉनोटेटिव होती है। बात बेटे आपको समझ आ रही है कि डेनोटेटिव क्या होता है, कि वर्ड का जो असल मतलब होता है, ठीक है। लाइक स्नेक, मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अगर आप ये कह लें सांप, अब सांप को जो है वो देखें, सांप एक है कि स्नेक का मतलब सांप है। अगर आप इसका कॉनोटेटिव मीनिंग लेंगे तो क्या होगा जी, खतरे का बाइस है, ठीक है। आगे जी क्या है जी, अब ये कह लें कि धोखा कह लें आप, ठीक है, या भी कह लें कि अब सांप है, जहर आपको नजर आएगा कि हाँ ये मुझे काट ना ले। आपको सांप को देख के जो आपके माइंड में फीलिंग्स आएंगी ना वो आपकी कॉनोटेटिव है। ऐसे ही आप ये कह लें कि होम, अब डेनोटेटिव में आप कह लें कि होम, अब होम का लफ्ज़ी मानी क्या है जी, घर है, रहने की जगह, ठीक है। अब अगर इसका कॉनोटेटिव मीनिंग हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये वो जगह है जहां पर हमें रह के सुकून मिलता है, जो सुकून हमें कहीं नहीं मिलता वो हमें अपने घर में मिलता है। होप सो कि बेटी आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने इनको दोनों जो है वो उर्दू और इंग्लिश की फॉर्म में, डेफिनेशंस की फॉर्म में लिख दिया है ताकि अगर आपको डेफिनेशंस भी याद करनी पड़े तो आप इजीली इनको याद कर लें। जी तो बच्चों अब यहाँ पर जो है वो आपके सामने जो वर्ड्स मैंने पहले बोले थे, अब उनके प्रॉपर जो है वो डेनोटेटिव मीनिंग भी, उनकी एग्जांपल्स भी, साथ में कोनोटेटिव, फिर उनकी जो है ना उर्दू की ट्रांसलेशन भी है ताकि आपको जो है वो याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहे और आपको जो है वो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो बेटे यहाँ पर अगर देखें तो वर्ड हमारा लॉनली है, तो इसका डेनोटेटिव मीनिंग मतलब इसका असल मतलब जो है क्या है, बीइंग अलोन विदाउट कंपनी, बिना किसी साथी के, बिना किसी कंपनी के, बिल्कुल तन्हा। अब एग्जांपल में अगर कहते हैं डोनेटेटिव मीनिंग के थ्रू, ही फेल्ट लोनली इन द न्यू सिटी, कि नए सिटी में उसने अपने आप को तन्हा महसूस किया। तो बेटे आगे कोनोटेटिव की बात करें, इमोशनल। अब लोनली के साथ कौन से इमोशन जुड़े हैं जी, फीलिंग ऑफ सैडनेस, आइसोलेशन और अ पीसफुल सॉलिट्यूड। अब उसके कुछ भी हो सकते हैं जी मीनिंग, उसके साथ उसकी फीलिंग्स हो सकती हैं जी, कि एक फीलिंग है जो सैडनेस की, आइसोलेशन तन्हाई की, और पीसफुल सॉलिट्यूड या जो है वो एक परसुकून तन्हाई। होप सो कि बेटे आपको डोनेटेटिव और कोनोटेटिव की अच्छे से समझ आ रही होगी कि डेनोटेटिव वर्ड का असल मतलब होता है और कोनोटेटिव क्या होता है कि उस वर्ड का जो मतलब होता है उसके साथ जो आपके ऐसे साथ जुड़े होते हैं वो आप कोनोटेटिव होते हैं, वो कोनोटेटिव होते हैं, ठीक है। ऐसा साथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोनोटेटिव होते हैं। आगे बेटे बात करें क्लाउड। अब क्लाउड क्या है, विजिबल कंडेंस्ड वाटर वाइपर इन द स्काई। अब एग्जाम्पल में देखिए, कहते हैं क्लाउड्स कवर्ड द सन, के बादलों ने क्या किया, सूरज को ढांप लिया। अब कोनोटेटिव इसका जो है वो बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम अगर से हमारी फीलिंग्स जो है वो देखें कि बादल को देखकर हमारी कैसी फीलिंग होती है, रिप्रेजेंट वंडरिंग, फ्रीडम और ड्रीम, कि इस तरह के जैसे बादल आजाद घूम रहे हैं बिल्कुल आजादी से, उनको कोई भी जो है ना वो किसी किस्म का कोई चले दुख में परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम, कहीं कहीं जा रहे हैं आराम से, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो ये जी हमारे फीलिंग्स हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखी आपको दिखाई दे रही हैं। आगे हम फ्लटरिंग की बात करें, उसका जी मीनिंग क्या होगा, लिटरल मीनिंग क्या होगा, मूविंग क्विकली एंड लाइटली इन द एयर। और एग्जाम्पल में द बटरफ्लाई वाज फ्लटरिंग अराउंड द फ्लावर्स। अगर हम इसको जो है वो इसका देखें जी इमोशनल, हम अगर इसको अप्लाई करना चाहें, सिंबलाइजेस ग्रेस, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, ठीक है, फड़फड़ाना या लर्जना, इसमें परजोश भी आप देख सकते हो
और इसमें बैठे आप नर्वसनेस भी देख सकते हैं। अब अगर स्प्राइटली की बात करें तो इसके लिटरल मीनिंग क्या है जी, जो उसका असल जो मतलब है इसका वो है जी फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। और एग्जांपल में अगर हम इसको लें तो हम कहें द ओल्ड मैन वाज स्टिल स्प्राइटली एंड एक्टिव। और अगर हम इसके साथ हमने इमोशन को जोड़ना चाहें स्प्राइटली के साथ तो सजेस्ट क्या आएगा जी, लिवलीनेस, हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म, जोशो ग्रोश है, खुशी है, ठीक है। आगे ब्लिस में अगर हम देखें बेटे तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस एंड जॉय। और एग्जांपल में शी फेल्ट प्योर ब्लिस व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। और अगर हम इसके साथ अपने इमोशन को जोड़ना चाहें तो हम कहेंगे सडस्ट पीस, कंटेंटमेंट एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। और अगर इसका हम उर्दू में मीनिंग देखें तो मिसरत और खुशी। आई होप सो कि बेटे आपको कोनोटेटिव और डेनोटेटिव की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर मैं आपको दोबारा से ये बता दूं तो मैं कहूंगी कि डेनोटेटिव बेटे वो होता है जो लफ्ज का असल मतलब होता है। असल मतलब बेटे कोनोटेटिव उस असल लफ्ज के साथ जो हमारे फीलिंग्स होती है, हमारे जो एहसास होते हैं वो हमारे कोनोटेटिव होता है। होप सो कि बेटे आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सो अब जो है वो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला टॉपिक जो है वो हमसे क्या कहता है। जी तो बेटे अब यहाँ पर वो हमें कहते हैं ऑप्शन बी में स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कहते हैं कि जो आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोनोटेशन जो है ना वो हमें बताएं, इसमें पॉजिटिव कोनोटेशन क्या है, नेगेटिव कोनोटेशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोनोटेशन क्या होता है, कोनोटेटिव क्या होता है, जो वर्ड्स के साथ हमारे एहसास जुड़े होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, उस वर्ड को देखकर या किसी चीज को भी देखकर वो हमारी कोनोटेटिव होती है। अब उन्होंने कहा कि हमें इन वर्ड्स में जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव बताएं, ठीक है। तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है वो मैं आपको आगे इनका सोल्यूशन भी बता। जी तो बच्चों अब यहाँ पर बेटे जान लेते हैं कि कोनोटेटिव बेसिकली होता क्या है, कि इसका मतलब क्या होता है, जज्बाती या सकाफती मानी होते हैं जो किसी लफ्ज के साथ जुड़े होते हैं। मतलब आपके जो एहसास होते हैं वो किसी लफ्ज के साथ जुड़े होते हैं। कि जैसा कि अब निस्बत में अब ये दो तरह के होते हैं, ये पॉजिटिव हमारे इमोशंस हो सकते हैं, हमारे इमोशंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जैसा कि मनफी तवज्जो की मिस्बत तवज्जो की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो अल्फाज जो अच्छे, खुशगवार या पसंदीदा जज्बात से मुंसलिक होते हैं। मतलब सखी, अब इसके साथ कौन से हमारे साथ जुड़े हैं, सखावत के या मेहरबानी के, चमकदार से जहानत या खुशी की तरफ। और अगर हम मनफी की बात करें, नेगेटिव कोनोटेशन की बात करें तो इसमें वो वाले अल्फाज होते हैं, वो वाले एहसास होते हैं जो कि आप पे अच्छा असर नहीं डालते, ना खुशगवार असर डालते हैं। जैसे कि खुद पसंद, इसके साथ तकब्बुर या अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का तासुर। मतलब आप उसको नेगेटिव लोग आप कहोगे ये कैसा तकब्बुर में डूबा हुआ है, मतलब आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। आपकी जो फीलिंग्स है वो उन जो तकब्बुर करते इंसान उनके साथ ये कह लें कि आपके इतने कोई अच्छे फीलिंग्स नहीं आपकी होंगी, आप अच्छा तासुर नहीं देंगे। या सस्ता, इसका मतलब है कि इसका मतलब है अक्सर कम मेयार या गैर अहम चीजों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया। तो बेटे आई होप कि आपको कोनोटेशन के जो है वो दोनों मतलब मिस्बत और मनफी दोनों समझ आ गए होंगे। अब जो है वो इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें बुक में दी गई है। जी तो बेटे अब यहाँ पर जो है वो हमें बताना है जी गेज का और स्टेयर का। अब जैसे कि पॉजिटिव जो है वो गेज क्या है जी, मोहब्बत या तहसीन से देखना, लाइक शी गेज्ड एट द स्टार्स इन एडमायरेशन। अगर स्टेयर की बात करें तो ये नेगेटिव में आएगा। अब गेज और स्टेयर दोनों का मतलब ही घूरना है, लेकिन गेज का अगर पॉजिटिव में देखें, पॉजिटिव में आ रहा है जी मोहब्बत से देखना, और स्टेयर का मतलब घूर के देखना। लाइक इसमें आप कह लें कि खौफ होगा या इस किसी किस्म का जो है ना वो आप ये कह लें कि डर है स्टेयर में कि ये किस तरह से, लाइक अगर आपको कोई बैठा घूर रहा है तो आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि आपको पता लग जाएगा कि वो स्टेयर जो है वो आपका पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो यहाँ पर इसका टेंस जो है वो सेंटेंस बनेगा ही स्टेयर्ड एट मी रूटली, कि वो मुझे बड़े ही रूटली वे में जो है वो देख रहा था। आगे शाइन की बात करें तो वो इसका जो पॉजिटिव में क्या आएगा, चमक आएगा, खूबसूरती या मिस्बत तवानाई को जाहिर करे, लाइक हर आईज शाइंड विद हैप्पीनेस। और अगर ग्लेयर की बात करें, तेज और नाखुशगवार चमक, लाइक द कार्स हेडलाइट्स glared into my eyes। अगर कलेक्ट की बात करें, चीजों को शौक या मकसद के तहत इकट्ठा करना, he collects rare coins as a hobby, एक हॉबी के तौर पर जो है वो कॉइन्स को इकट्ठा करता है। और अगर हॉर्ड की बात करें, लालच या खुद गर्जी से चीजों को जखीरा करना, लाइक he hoarded food during the क्राइसिस, के क्राइसिस में जो है ना उसने क्या किया, लालच से बहुत सारा खाना जो है वो इकट्ठा कर लिया। होप सो कि बेटे आपको
कॉनोटेशन के दोनों मतलब मिस्बत और मनफी जब वो अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। जी तो बच्चों, अगर आपको इसके अलावा इनकी समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बिला झिझक जो है मुझसे पूछ लेना है, और ताकि मैं मजीद आपको इनके बारे में वाज़ह कर दूं कि कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है और इसको हम यूज कहाँ कहाँ पे और किस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि बेटे आपको इस पार्ट की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अगले आपके टॉपिक्स रह गए हैं ग्रामर के, इंशाल्लाह वो भी मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप जो है वो अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें, स्पेशली इंग्लिश की। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।